So next topic we will start, that is maximum usable frequency. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो डिफरेंट आयनोस्फेरिक लेयर्स रहते हैं, आयनोस्फेरिक लेयर्स से जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। फिर हमने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी देखा था, क्या रहता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो राइट एंगल में अगर हमने ट्रांसमिट किया, इंसिडेंट किया आयनोस्फेरिक लेयर पे, तो वो वापस आती है अर्थ पे, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, उसको रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अगर उससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी रहेंगी सिग्नल्स की, तो वो आयनोस्फेयर से डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर सिग्नल रिफ्रैक्ट हो रहा है तो हमारे कुछ काम का नहीं, फिर वो अर्थ पे अगर वापस ही नहीं आ रहा है तो वी विल नॉट रिसीव द सिग्नल, तो पूरा चला जाएगा ऊपर। तो इसीलिए सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। और ये जो है वर्चुअल हाइट और एक्चुअल हाइट, तो ये भी हमने देखा था कि आयनोस्फीयर लेयर से क्या होता है, ये वेव ऐसी बेंड होके वापस आती है। पर अगर सपोज ये क्या है, एक पाथ फॉलोड फॉर रिफ्लेक्शन टू टेक्स प्लेस, अगर वो सपोज बेंड नहीं होती तो वो कहाँ तक जाती, कहाँ तक जाके कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती। तो ये जो इमेजनरी हाइट है उसको बोलते हैं हम वर्चुअल हाइट। ठीक है, फिर वर्चुअल हाइट देखा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हमने देखा। नेक्स्ट है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज MUF। तो देखो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ज्यादा से ज्यादा कितनी यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, उसकी उससे ज्यादा नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं मैक्सिमम। सपोज 100 लड़के एक क्लास में, 100 स्टूडेंट एक क्लास में चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब 101 स्टूडेंट नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा नहीं चलेगा, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम। The maximum usable frequency is defined as for a certain value of angle of incidence, is defined for a certain value of angle of incidence, rather than defining at theta is equal to 90 degree as in case of critical frequency. अब देखो, this definition tells us that if angle theta is increased, then it is possible to operate at higher frequency than the critical frequency FC. MUF is given as critical frequency divided by cos theta. So it is equal to FC sec theta. अब cos theta को हम, AFC को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और 1 by cos theta मतलब क्या रहता है, sec theta, तो उसको हम एक FC sec theta भी बोलेंगे। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज सेकंड लॉ। सेक मतलब क्या होता है, सेकंड, उसको सेकंड लॉ भी हम बोलेंगे। सो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, FC इंटू सेक थीटा। However, the maximum usable frequency is not defined in terms of angle in practice. Rather, it is defined as MUF is the highest frequency that can used for the sky wave communication between two given points on the earth. Normally, the value of maximum usable frequency are in range of 8 to 35 megahertz. उसकी ये वैल्यू रहती है 8 to 35 megahertz. The highest operating frequency between 2 points is selected slightly less than the maximum usable frequency, but it is not too less. अब जो हमें फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है वो हम मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी से उसके इतनी या उससे थोड़ी सी कम सिलेक्ट करेंगे। अब फिगर इलुस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ वेरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब देखो ये जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा ये फिगर का स्टडी करने के बाद। 6.6.1 डी फिगर है, देखो 6.6.1 डी, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन एंगल थीटा एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे ये ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर इज ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। ये ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ पे ये आयनोस्फेरिक लेयर है, दीज आर द आयनोस्फीयर। ओके, अब सपोज नंबर 1 है, ये फर्स्ट वेव है, ऐसी ट्रांसमिट की, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वापस आएंगी। सेकंड रेज है, ट्रांसमिट किया, यहाँ से यहाँ तक वापस आई। थर्ड रेज है, वो दूसरा जो आयनोस्फीयर का
जो लेयर है यहाँ से वापस आएंगी, सपोज यहाँ से वापस आएंगी, यहाँ तक आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, अगर हमने ऐसा ट्रांसमिट किया उसको, तो वो क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली चली जाएंगी ऊपर, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। पांचवी वेव है, अगर सपोज हमने और बढ़ाया उसको, और उसका सपोज हम एंगल बढ़ा रहे, तो वो पांचवी रे भी क्या हो जाएंगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, ऊपर चले जाएंगी स्पेस में। तो ये फोर्थ और फिफ्थ जो केस है, ये फोर्थ और फिफ्थ केस में जो हमारी ट्रांसमिटेड वेव है वो पूरी की पूरी ऊपर चले जाएंगे, वो नीचे वापस नहीं आएंगे, रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएंगे। तो ये हमारे कुछ काम की नहीं है, 4 और 5 की। तो हमारे कौन से काम की है, 1, 2, 3 और 6 वाली, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो इसमें से सबसे ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस पे सिग्नल हम कौन सी वेव का ट्रांसमिट कर रहे हैं, कौन सी वेव का यूज कर सकते हैं। देखो ये जो फर्स्ट वाली है, वो फर्स्ट वेव से, जो फर्स्ट ट्रांसमिशन है हमारा वेव का, इंसिडेंट किया हमने, वो ज्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रेवल करेंगे। देखो यहाँ पे है, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी, वो ऐसा आएंगी और यहाँ से सपोज यहाँ तक आएंगी, ये अर्थ सरफेस है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये ट्रांसमीटर का, और ट्रांसमीटर से ये रिसीवर है सपोज, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल कवर ट्रांसमिट हो रहा है, तो सिग्नल विल ट्रांसमिट द मोर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, केस 1 में। केस 2 में क्या होगी, वो और कम डिस्टेंस कवर करेंगी, ठीक है। केस 3 में ये और कम डिस्टेंस कवर करेंगी। और अगर जो केस 4 है, हमने अगर उसका एंगल और बढ़ाया, तो क्या होगा, वो पूरी ऊपर चली जाएंगी और वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, अर्थ पे वापस नहीं आएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बोलते हैं स्कीप डिस्टेंस, ओके, उसको स्कीप डिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे, वो 90 डिग्री तक जाते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे हम वो ट्रांसमिट करने का, वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, वो डिस्टेंस कम कम होते जाएगा, और कुछ एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आ जाएगा, उस एंगल पे वो वेव रिफ्लेक्ट वापस आएंगी ही नहीं, वो पूरी चली जाएंगी स्पेस में, ठीक है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस अचीव्ड बाय द वेव, तो वो जो जिस एंगल पे हमें ये डिस्टेंस मिलता है, जहाँ पे वेव रिसीव होती है, उसको बोलते हैं स्कीप डिस्टेंस, ओके। तो अब देखो उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो एंगल हमने क्या किया, वहां पे इंसिडेंस किया। देखो अब सपोज ये यहाँ से ट्रांसमिट किया सिग्नल, सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट किया, और ये लेयर पे वो इंसिडेंट हो गया। अब इंसिडेंट होने के बाद देखो यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर्म होगा, ये नॉर्मल है, और ये सरफेस है, और ये हमने वेव इंसिडेंट किया, तो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल में जो एंगल फॉर्म होगा, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये मैक्सिमम विजुअल फ्रीक्वेंसी की कहाँ पे मेजर करते हैं, फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। ये रे के लिए, दूसरे रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, हर रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया उसमें, द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस rather than defining it defining it at theta, at angle theta is equal to 90 degree as in case of critical frequency. This definition tells us that if angle theta is increased, then it is possible to operate at higher frequency than the critical frequency. तो अगर सपोज हमने वो जो एंगल है, दिस डेफिनेशन टेल्स दैट इफ एंगल थीटा इज इंक्रीज, अगर वो जो एंगल थीटा है, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो अगर हमने इंक्रीज किया,
then it is possible to operate at higher frequency than the critical frequency. अब देखो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में क्या रहता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी समझने में आपको टाइम लग सकता है, बट आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एट माय लेवल बेस्ट. देखो अब ये है हमारा, ये लाइन है, ओके. सपोज ये आयनोस्फेरिक लेयर है. अब ये आयनोस्फेरिक लेयर में हम क्या कर रहे हैं, हमारे सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं. देखो ये ऐसा ट्रांसमिट किया, ठीक है, सिग्नल क्या किया, ऐसा ट्रांसमिट किया, मतलब ये इंसिडेंट किया, और इंसिडेंट करने के बाद वो सेम सिग्नल सेम वापस आ गया. मैं उसको दूसरे कलर में दिखाता हूँ. सेम सिग्नल ऐसा वापस आ गया. देखो वो सेम सिग्नल क्या होगा, ऐसा वापस आ गया. सेम सिग्नल ऐसा वापस आ गया. तो यहाँ पे देखो ये सेम सिग्नल क्या होगा, वापस आ गया. तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था, अब ये नॉर्मल डायरेक्ट ऐसा ही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा. तो ऐसी मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी, ऐसी मैक्सिमम सिग्नल की कितनी फ्रीक्वेंसी, कि जिस फ्रीक्वेंसी पे अगर हमने 90 डिग्री उस आयनोस्फेरिक लेयर को 90 डिग्री अगर हमने क्या किया, 90 डिग्री अगर उसको इंसिडेंट किया, तो सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, रादर गोइंग इनटू द स्पेस. वो स्पेस में जाने की वजह से क्या होता है, वो रादर गोइंग इनटू द स्पेस रादर रिफ्रैक्शन, वो पूरा रिफ्लेक्ट होके वापस आता है. तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते थे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. तो अब उस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो 0 रहता है. देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल में कितना एंगल है, 0 है. अगर सपोज हम क्या करेंगे, सिग्नल को ऐसा ट्रांसमिट करेंगे, सपोज सिग्नल को हम ऐसा ट्रांसमिट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, हम आई विल टेक रेड कलर. रेड का मतलब इंसिडेंट किया, ग्रीन का मतलब सपोज रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, ऐसा आप कंसिडर करो, ओके. अब देखो सिग्नल को हमने क्या किया, ऐसा ट्रांसमिट किया, मतलब उस सिग्नल को इंसिडेंट किया, और सिग्नल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा. अब सपोज सिग्नल ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, ओके. तो ये जो नॉर्मल था हमारा नॉर्मल, अब ये नॉर्मल लाइन को हम ब्लू से दिखाएंगे, ये हमारा नॉर्मल है. लेट मी, ओके, ये सपोज हमारा नॉर्मल है, और यहाँ पे भी हमारा एक नॉर्मल रहेगा ऐसा, यहाँ पे भी हमारा एक ये ऐसा नॉर्मल रहेगा. तो इस केस में तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का जो एंगल था नॉर्मल के साथ वो 0 है, क्योंकि सब पैरेलल में ही है, तो 0 है एंगल. तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है, 0 है. और यहाँ पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रहती है, ओके. अब यहाँ पे क्या होगा, हमने रे इंसिडेंट किया, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ाया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा. नॉर्मल के साथ वो एंगल फॉर्म करेगा. इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल रहता है वो रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ाया. हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर सकते हैं, फिर से बढ़ा सकते हैं, फिर से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, ओके. और फिर से ये जो वेव है वापस आ गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ठीक है. इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, सेकंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है. तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाली वेव जो है उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है. देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बढ़ रहा है, जो रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाली वेव है उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, ओके. तो ये इस केस में क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रहती है, और इस केस में हम मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. अब देखो इसमें क्या रहता है, देखो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है,
The maximum visible frequency is defined for a certain value of angle of incidence. Certain value of angle of incidence rather than defining it at theta is equal to 90 degree, as in case of critical frequency. This definition tells us that if angle theta increase, angle theta मतलब कौन सा, angle of incidence theta अगर वो increase किया, then it is possible to operate at a higher frequency than the critical frequency fc. अगर हमने ये angle of incidence अगर बढ़ाया, यहाँ पे 0 है, तो वहाँ पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर्म हो जाएंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहती है वो जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। पर उससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हमने यूज किया तो सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आता। ओके, पर मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो हम ये जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और उस फ्रीक्वेंसी में भी सिग्नल वापस आ सकता है अर्थ पे रिफ्लेक्ट होके। तो ऐसी कौन से एंगल पे कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम यूज कर सकते हैं कि सो दैट कि सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा अर्थ पे, उसको बोलेंगे हम मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी बढ़ाया हमने, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे से ज्यादा भी किया तो सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। हमने फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई सिग्नल की और एंगल बढ़ाया, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से बढ़ाया तो हम फिर से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं सो दैट वो सिग्नल वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। ओके, so this definition tells us that if angle theta is increased, मतलब angle of incidence अगर increase किया, then it is possible to operate at a higher frequency than the critical frequency. So critical frequency से higher frequency में हम signal हम operate कर सकते हैं। This equation gives us the second law, इसको second law बोलेंगे हम। However, the maximum visible frequency is not defined in terms of angle in practice. Rather, it is defined as MUF. MUF मतलब maximum visible frequency. At highest frequency that can use for a skywave communication between two given points on the Earth. हमें क्या करना है, अर्थ के दो गिवन पॉइंट में कम्युनिकेशन करना है। ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। दो पॉइंट में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो उस केस में ये देखो, सपोज ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट में और ये पॉइंट में हमें कम्युनिकेशन करना है, ये दो पॉइंट में। ये सपोज ये एक जगह पे है और ये दूसरी जगह पे है, तो हमें एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस रखना पड़ेगा और उसके लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी। ओके, नॉर्मली द वैल्यूज ऑफ MUF आर इन द रेंज ऑफ 8 to 35 मेगाहर्ट्ज। द हाईएस्ट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू पॉइंट इज सिलेक्टेड, जो हाईएस्ट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रहती है बिटवीन टू पॉइंट्स इज सिलेक्टेड स्लाइटली लेस देन द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फिगर इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ये आपको समझ में आया होगा अभी। अब नेक्स्ट देखो, स्किप डिस्टेंस हमने देखा। द स्किप डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर। स्किप डिस्टेंस क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, skip distance is defined as the shortest distance from transmitter measured along the surface of earth at which a sky wave of fixed frequency return back to earth। स्काई वेव से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अर्थ को रिटर्न बैक आती है। दिस फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर, और ऑब्वियसली ग्रेटर ही रहेंगे क्योंकि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, डायरेक्ट राइट एंगल को ट्रांसमिट किया सिग्नल को आयनोस्फीयर लेयर से, वो रिटर्न बैक आती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ओके, और वो शॉर्ट स्किप डिस्टेंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ऑब्वियसली क्या रहेंगी, ज्यादा ही रहेंगे। ओके, सो नाउ रेफर द फिगर which shows the effect of variation in the angle of incidence theta keeping the frequency constant. Now refer the figure which shows the effect of variation in the angle of incidence theta keeping the frequency constant. अब ये जो फिगर है 6.6.1D, इसमें क्या किया है, which shows the effect of variation in the angle of incidence theta keeping the frequency constant. अब ये केस में क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, चेंज किया है, वेरी किया है। ओके,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज क्वाइट लार्ज फॉर रे 1। ये जो रे 1 है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, लार्ज है, जो ऑलरेडी बताया मैंने आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या है, लार्ज है, क्योंकि नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो ज्यादा है। The angle of incidence theta is quite large for ray 1 and it is progressively reduced as represented by ray 2 and 3. Due to the reduction in angle theta, the rays return at point which are more and more close to the transmitter. तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रिड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो ट्रांसमीटर के नजदीक आते जाएंगे। Due to the reduction in the angle theta, the rays return at point which are more and more close to the transmitter. In other words, with decrease in the angle theta, the skip distance decreases. देखो एंगल थीटा जो है इंसिडेंट एंगल, जैसे हम डिक्रीज करते जाएंगे तो ये एंगल हम बढ़ाएंगे सपोज, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट डिक्रीज होते जाएगा वैसे जो रिटर्न आने वाली वेव है वो क्या हो जाएंगी, पास पास आते जाएंगी ट्रांसमीटर के, तो वो स्किप डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएंगे। इन अदर वर्ड, विथ डिक्रीज इन द एंगल थीटा द स्किप डिस्टेंस डिक्रीजेस। जैसे एंगल थीटा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे हम डिक्रीज करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, वैसे स्किप डिस्टेंस भी डिक्रीज होते जाएंगे। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस मच लेस देन दैट ऑफ रे 3, the ray 4 and 5 cannot return back to the earth surface and escape as shown in the figure. तो स्किप डिस्टेंस किसको बोलने का, इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस, कि जहां तक वो सिग्नल क्या होती है अर्थ पे रिटर्न आती है, उससे अगर एंगल ऑफ थीटा और कम रहेगा, सपोज हमने एंगल थीटा जो है मतलब इंसिडेंस एंगल अगर फिर से कम रखा तो वो वेव रिटर्न बैक नहीं आएंगी अर्थ पे, वो एस्केप होंगी मतलब रिफ्रैक्ट होंगी और स्पेस में चले जाएंगी। तो उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, skip distance. It is a minimum distance at which the signal can be, it is a distance at a particular angle of incidence at which signal return back to the earth. If the angle of incidence is further lesser than that, then the wave will escape from the ionospheric layer and will not return back to the earth surface. तो उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे स्कीप डिस्टेंस, मतलब इससे कम डिस्टेंस हमें अभी नहीं मिलेगा, ये मिनिमम होगा। इससे ज्यादा मिलेगा पर इससे कम नहीं मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम स्किप डिस्टेंस। तो ये स्किप डिस्टेंस मतलब अगर हमने ये वेव को ट्रांसमिट किया कुछ पर्टिकुलर एंगल पे और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो हमें अगर सपोज यहाँ पे सिग्नल रिसीव करना है तो हम उसको नहीं रिसीव कर सकते। हमें मिनिमम हमारे जो एंटेना की जो रिसीविंग एंटेना वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमने रिसीविंग एंटेना रखा तो हमें सिग्नल रिसीव नहीं होगा, हमें कम से कम इतने डिस्टेंस पे उसको रखना पड़ेगा, यहाँ पे रिसीविंग एंटेना रखना पड़ेगा, तब जाके वो सिग्नल हमें रिसीव होगा। उससे कम डिस्टेंस पे अगर हमने रिसीविंग एंटेना रखा तो ये सिग्नल यहाँ पे रिसीव नहीं होगा, वो यहाँ पे ही रिसीव होगा, नहीं तो इससे ज्यादा डिस्टेंस पे रिसीव होगा, पर उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। ओके, finally if the angle of incidence is just slightly smaller than the corresponding to ray 3, then the wave will return but at a further point on the earth, see ray 6. Okay, this is called the upper ray as shown in the figure. It bends back very gradually as the ion density is changing very gradually at this angle. Due to its longer journey through the ionosphere, ray 6 is weak signal. अगर वो ज्यादा अपर पार्ट में जाके अगर वापस आएगा तो ऑब्वियसली वो सिग्नल वीक रहेगा। Thus at a given frequency the angle corresponding to ray 3, ये जो ray 3 है, angle corresponding to ray 3 will result in the shortest distance up to the point of return. Therefore this distance is called a skip distance. उसको skip distance क्यों बोलते हैं कि इतना डिस्टेंस हमें स्किप करना पड़ेगा, इतने डिस्टेंस में हम रिसीविंग एंटेना नहीं लगा सकते, या इतने डिस्टेंस में हम सिग्नल को ट्रांसमिट करके उसको रिसीव नहीं कर सकते, इसलिए इतने डिस्टेंस को हमें स्किप करना पड़ेगा। मतलब इस डिस्टेंस से अवे ज्यादा डिस्टेंस तक ही सिग्नल को हम रिसीव कर सकते हैं। अगर यहाँ से ट्रांसमिट किया तो इस डिस्टेंस को छोड़ के यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस पे ही हम सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, इससे
कम डिस्टेंस पे अगर रिसीविंग एंटेना रहेगा तो हम सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकते, उससे ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमने इंसिडेंस एंगल बढ़ाया तो हम सिग्नल को ज्यादा डिस्टेंस पे भी रिसीव कर सकते हैं, पर इतने डिस्टेंस पे नहीं, इससे कम डिस्टेंस पे नहीं। उसको बोलते हैं स्किप डिस्टेंस। ओके, नाउ इफ द हायर फ्रीक्वेंसी इज बीम्ड अप एट एंगल ऑफ इंसिडेंस of ray 3, then it will not return back to the earth. Thus, maximum usable frequency for given 2 points between which the communication takes place is the frequency which makes a given distance to be equal to the skip distance. तो अब maximum usable frequency क्या रहती है देखो. Now if the higher frequency is beamed up at the angle of incidence at ray 3, अब ray 3 में क्या किया हमने देखो, अब फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा यूज किया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी बीम्ड अप मतलब इंसिडेंट किया एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे 3, देन इट विल नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ, वो अर्थ पे रिटर्न बैक नहीं आएंगी. Thus maximum visible frequency for given 2 points between which the communication takes place is the frequency which makes the given distance equal to the skip distance. अब देखो, अगर हमने यहाँ पे ये स्किप डिस्टेंस है, अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा यूज किया तो ये पर्टिकुलर एंगल पे अगर हमने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यूज की तो सिग्नल रिटर्न आएगा यहाँ पे. अगर हमने इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर यूज किया तो वो सिग्नल रिटर्न नहीं आएगा, वो क्या होगा, वो स्पेस में चला जाएगा, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा. तो वो पर्टिकुलर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी. तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल at which the distance between transmitter and receiver is equal to the skip distance. ओके, तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी. उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हमने यूज किया तो सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगा, वो डायरेक्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा. क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा. तो उसको हम बोलेंगे, देखो सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, सिग्नल को ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज किया तो वो उधर चला जाएगा, वो रिटर्न बैक नहीं आएगा. तो मैक्सिमम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहेंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी हमने अगर यूज की तो वो रिटर्न बैक आएगा, रिटर्न बैक यहाँ पे आएगा. ओके, अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज की तो वो चला जाएगा ऊपर, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा. तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी. उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को यूज नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी. तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है फिर, इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल एट विच द सिग्नल रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस एट इक्वल टू द स्किप डिस्टेंस. तो स्किप डिस्टेंस के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी लगती है उसको बोलेंगे मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी. उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर यूज किया तो सिग्नल रिटर्न नहीं आएगा, सिग्नल क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाएगा. सो दैट इज द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द स्किप डिस्टेंस. सो नेक्स्ट इज अ स्किप जोन. अभी स्किप जोन जो है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.